अभी आपने बताया, जैसा बिल्कुल सही बताया कि इस केस में जो वर्क डन होगा, इन ऑल द केसेस वर्क डन इज सेम। ओके, तो ऐसा फील्ड जिसमें हर तरीके से किया गया वर्क डन केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सीधी सीधी बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। वो फील्ड में वर्क डन कितना होता है? वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। यस और नो? और फील्ड क्या प्रोवाइड करता है? फोर्स। फील्ड क्या प्रोवाइड करता है? फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन क्या है? फील्ड है, और ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? एग्जांपल के लिए मैं एक ब्लॉक है, ग्रेविटी के अंदर घुमा करके मैं कितना भी घुमाऊं और इसमें ब्लॉक को यहीं पर ले आऊं, बताओ वर्क डन कितना होगा? यस, जीरो, बिकॉज़ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मगर यदि मैं बात करूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होगा, सॉरी, फ्रिक्शन का वर्क। यहां पर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम, एक तो हुआ क्या, ये कौन सा काम था? ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा किया गया काम। ये वर्क अंडर द ग्रेविटी हुआ, दैट इज जीरो। बट मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स का काम, तो फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसा फील्ड है? सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना ज्यादा आप चलोगे, आप यहां से चले, यहां पर चले, यहां पर वापस आ गए, ओके, तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत की बात करोगे तो आपका वर्क डन है जीरो, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मेरे द्वारा किया गया काम कितना? जीरो। मैंने जितना काम किया, बिकॉज मैंने फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट करके नेट डिस्प्लेसमेंट कितना क्रिएट किया? जीरो। बट ध्यान रखना, मैं पूछूंगा फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो यदि मैंने बोला बताइए यहां से यहां तक आने में फ्रिक्शन का काम W1 है, पीछे जाने में काम कितना होगा? W2, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? W1 प्लस W2। फ्रिक्शन का काम हमेशा ऐड होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, और वो चले हुए पाथ पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बॉडी? क्लियर हो गया? तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे हो गए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? और इन्हीं के अंदर इनसे जो फील्ड बनते हैं दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड देगा, सॉरी, कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। हाँ, जिसमें आप कैसा भी पाथ चल के आओ वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, डैश करके लिखे कॉपी में। कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव मींस पाथ इंडिपेंडेंट एंड नॉन कंजर्वेटिव मींस पाथ डिपेंडेंट। Conservative means path independent and non-conservative means path independent, path dependent. Non-conservative जो होगा वो path पर depend करेगा, that is called path dependent. Okay? चले आगे? Okay. Conservative force. Forces are said to be conservative in nature if the work done against the forces get conserved in the body in the form of potential energy. ऐसे फोर्सेस जिनमें वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ओके, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जांपल इलास्टिक फोर्स एंड ऑल द सेंट्रल फोर्सेस। जितने भी इस टाइप के फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप किसी बॉडी को ग्राउंड से उठाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और जितना दूर तक ले जाओगे इसको, आपने उस दिन वर्क डन निकाला था ना, कितना आया था? -mgh। -mgh मतलब हमने काम किया, सिस्टम पर काम किया। माइनस क्या आता था? मतलब बॉडी एनर्जी स्टोर कर रही है। क्लियर हुआ ना? तो बॉडी अपनी एनर्जी स्टोर कर लेगी। तो ऐसा कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी फोर्स जो काम करता है तो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और वो जो फील्ड जिसमें ये फोर्स लगता है दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर
एग्जांपल देख लिया हमने, ठीक है ना, एग्जांपल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट, वर्क डन अगेंस्ट दीस फोर्सेस इज कंसीडर्ड एंड गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस फील्ड में इस वर्क डन अगेंस्ट दीस फोर्सेस, इन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया काम जो होता है वो बॉडी में उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो एक स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस करोगे तो जितना भी वर्क करोगे इसको डिस्प्लेस करने में, वो वर्क यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगी। क्लियर होगा? सो कौन सा यहाँ पर फील्ड है? इलास्टिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलास्टिक फील्ड। तो ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, हाँ, yes, work done against these forces never dissipated, being converted into the non-usable form like energy, heat, light, sound, etc. कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किसी भी तरह का अलग से डेसिपेशन एनर्जी का नहीं होता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट यदि आप जो काम कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा काम स्टोर होगा, कोई काम बेकार नहीं जाएगा, आपका पूरा का पूरा काम स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर आपने यहां से लेकर के यहां तक जाने के लिए आपने अगर 15 जूल का काम किया है, सुन रहे हो? इधर देखो, आपने यहां से लेके इस बॉडी को उठाने में 15 जूल का काम किया है, तो इस बॉडी की यहां पर एनर्जी 15 जूल ही रिटेन करेगी। ये एनर्जी यहां पर 15 जूल ही रिटेन करेगा। ये नहीं कि 15 जूल में से कोई सी एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई, नो, नेवर। समझ में आया ना? तो मतलब बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी ले लेती है, किसी भी प्रकार का वर्क लॉस नहीं होता है। कब? जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं। तो क्लियर है ना? जब कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन होता है। नेक्स्ट, work done in against depend only upon the initial and final state. ये सॉरी, थर्ड पॉइंट, work done against conservative forces is state function. स्टेट फंक्शन मतलब जो स्टेट पर डिपेंड करे, स्टेट पर डिपेंड करे, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, नॉट अ पाथ फंक्शन। वर्क डन इज ए स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। वर्क डन जो होगा वो स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पर डिपेंड कौन करता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ना? यस। Work done against depend on the only the initial and final state of the body, and it is independent of the path followed, which path followed through which process has been carried out. Work done against conservative forces is zero in a complete cycle. इसका एग्जांपल मैंने दे दिया कि आप कहीं पर भी कंप्लीट साइकिल में आएंगे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्लियर हो गया ना? इसमें कुछ पूछना है आपको? बन जाएगा ये? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, नाउ नेक्स्ट है द प्रूव द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अ स्टेट फंक्शन। अब हमको प्रूव करना है कि यदि हम वर्क डन कराते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में तो वो एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, वो और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट work done against conservative forces is a state function. Prove that work done against conservative forces is a state function. Okay, चलिए फर्स्ट केस में हम निकालते हैं कि कैसे स्टेट फंक्शन है, मतलब दो स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। कौन? वर्क। किया गया काम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। पहला तरीका देखिए, हम किसी बॉडी को डायरेक्टली ग्राउंड में रखी हुई है, ग्राउंड है ये, ग्राउंड से इसको हम फोर्स लगाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ओके, हम अपना किया गया काम निकालते हैं। आपको पता है हमारा काम कितना आएगा? mgh। बार बार बोल रहा हूं, ये हमारा काम है, हमने इतना वर्क किया, कितना? mgh। ओके, तो सिंपल है, वही ये तो बनता होगा। कितना ऊपर की ओर नीचे लग रहा है? mg। तो बॉडी को लिफ्ट करने के लिए कितना लगाओगे आप? mg। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दोगे h, तो वर्क डन कितना आएगा? फोर्स इंटू s इंटू cos 0 डिग्री, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दिया और फोर्स भी ऊपर लगा। आपका फोर्स, ग्रेविटी के फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फोर्स की बात कर रहा हूं। यस और नो? जो ही क्लियर था? तो आपके पास वर्क डन कितना आएगा? mgh। ये बनता है कि और एक्सप्लेन करो बेटा? क्लियर बेटा? अंशिका, तो ये होगा अपने पास mgh। तो ये पहला वर्क डन आपने निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं दूसरे केस का वर्क डन। ये देखिए दूसरे केस का वर्क डन। अब आप बॉडी को
पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया, हाइट आपकी कितनी है h, हाइट कितनी है h। अब आपको बताना है कि कितना वर्क डन आपने किया है, ओके, कितना वर्क डन आपने किया है, इसको यहां से यहां तक ले जाने में आपने कितना काम किया है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आपको कुछ याद होगा, देखिए जब भी हम आपको बता रहे थे कि जब किसी बॉडी को रिमूव करते हैं तो यहां पर वैसे देखिए यहां पर लगता है कितना mg, कितना लगता है mg, ओके, ये एंगल कितना है थीटा, तो यहां थीटा है, तो यहां ये बॉडी है, इसका इधर की थीटा का कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, याद आया। अब बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही है बट ये नेचुरली अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ गिरेगी, अगर इसको छोड़ दोगे तो यहां क्या हुआ mg sin थीटा, यस और नो। तो अगर आप मास को तीनों से एलिमिनेट कर दें तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये ग्रेविटेशन हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के यहाँ पर दो पार्ट टूटे हैं, एक टूटा है g cos थीटा और एक टूटा है कितना g sin थीटा, क्लियर हुआ। g cos थीटा और g sin थीटा आपने दो पार्ट यहाँ पर ग्रेविटी के तोड़े हैं, क्लियर हुआ ना, हाँ या ना। तो आपने एक पार्ट टूट गया g cos थीटा और एक पार्ट आपका टूट गया g sin थीटा, ओके। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ देखिए आपने कितना वर्क डन इसको किया, आपने इसको स्लाइड करने में कितना वर्क डन किया है हमें ये निकालना है। स्टार्टिंग देखिए यहां पर थी बॉडी की, बॉडी पर नीचे की तरफ यहां कितना फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, बेटा यहां की तरफ कितना फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, क्यों ना लगे, क्योंकि बॉडी पर अपने आप नीचे लगता है mg, इधर की तरफ टूटता है mg cos थीटा, सॉरी यहां की तरफ, और यहां क्या लगेगा mg sin थीटा, तो इतना ही फोर्स आपने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपको बॉडी को स्लाइड करना है, आपको बॉडी को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ करना है ना, तो आपने इतने ही फोर्स लगा करके बॉडी को ऊपर की तरफ ले गए बॉडी को ऊपर की तरफ। अब आपको वर्क निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी लिफ्टिंग, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा दैट इज इक्वल टू s इक्वल टू h अपॉन sin थीटा। देखिए आपको s चाहिए यहां पे, दिस s sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस दिस डिस्टेंस इज s, क्योंकि आपने वर्क, व्हाट इज फोर्स, what is work is equal to force into distance in the direction of force, into distance in the direction of force, so how much work you have done, force is equal to mg sin theta, ये आपका force है, into displacement कितना है s, okay, displacement है s, तो s की वैल्यू निकालना है sin theta के फॉर्मूले से, sin theta is equal to, this sin theta is equal to perpendicular is how much h upon base is perpendicular upon hypotenuse equal to s, hypotenuse यही तो इस ट्रायंगल के लिए, so हमारे पास आएगा s equal to h upon कितना sin theta, h upon sin theta, now place it here mg, हाँ क्यों क्यों आना चाहिए, नहीं आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा ट्रेवल हुआ इस बार, आपका फोर्स यूं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, तो आपने जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो तो ये है ना, बताइए भाई वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस और नो, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब यहां पर कोई डॉट का प्रोडक्ट नहीं लगता है, सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो व्हाट इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस टाइम s निकालने के लिए और मैं क्या कर सकता हूं बताओ, कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को एंगल पता है, पाइथागोरस लगा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे को ये नहीं पता, मेरे को हाइट पता है, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। तो h sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन sin थीटा, sin थीटा नीचे और s ऊपर, नाउ mg sin थीटा इनटू s की जगह कितना h अपॉन sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, आंसर कितना mg h। बच्चों देखो जब पहले डायरेक्ट ले गए थे तो कितना वर्क करना पड़ा था, तब भी mgh, यस और नो, अब इनडायरेक्ट ले जा रहे हैं, यहां से ले जा रहे हैं स्लाइड करके, तो भी वर्क कितना करना पड़ रहा है mgh, मतलब क्या है, मतलब ये आप
इनिशियल स्टेट कहां थी, ये, और फाइनल स्टेट कहां है, ये देखो, ये है फाइनल स्टेट। तो बीच का गैप कितना है दोनों स्टेट का, h। तो ये h पर ही डिपेंड करेगा और किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा। डजंट मैटर ऑन योर पाथ, ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंशिका कोई क्वेश्चन बनाओ प्लीज, इसमें से कुछ पूछो, इसमें से कोई क्वेश्चन बनाओ। आ गया? ओके। ओके निशा, क्लियर ना? So work done equal to mgh in this case also. So in the above case work done equal to mgh. So we can say in the above case we have seen that in both the case the work done in lifting the body through height h is same. So it is depend only on the displacement not the distance. समझ में आया? क्योंकि आपने height h से बॉडी को उठाया तो ये केवल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है कि आप बॉडी को कहां से कहां ले गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? ओके। नेक्स्ट है, हाँ, टू प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो इन ए कंप्लीट साइकिल। एक बॉडी को एक कंप्लीट साइकिल में लेकर के आएंगे तो वर्क डन जीरो होगा, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है ना? सो सिंपल, मतलब एक बार बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाना है और ऊपर से नीचे लाना है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। सो इजी इट इज। जब ऊपर से नीचे ले जाओगे तो कितना वर्क करोगे आप, mgh। से यस और नो? जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कितना वर्क करोगे, mgh। और जब आप ऊपर से नीचे लाओगे तो कितना वर्क करोगे, माइनस mgh। ये मैंने पहले भी करवाया था। ऊपर से नीचे लाने में नेगेटिव वर्क होगा और नीचे से ऊपर जाने पे आपका ये वर्क पॉजिटिव हो रहा है, यस और नो? तो दोनों वर्क का सम कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर होगा? तो नोट करिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्वेश्चन बनाइए, वर्क डन against conservative forces in a complete cycle is zero. In a complete cycle is zero. प्रूव करिए कि कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ओके, क्लियर है? तो एक कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो हो गया, सिंपल कर लो, ऐसे नोट कर लो, पहले बना लो। देखो अंशिका, यहाँ देखो पहले डायग्राम क्या, F इक्वल टू mg है फोर्स। नाउ पहला वर्क डन करोगे कितना, वही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेकर के, हमारा वर्क डन है, याद रखना, दिस इज आवर वर्क डन। ओके, सो पहला वर्क डन कितना आएगा, mgh। सेकेंड टाइम बॉडी को नीचे लाएंगे, है ना? तो यदि बॉडी को नीचे लाएंगे, फाइनली वर्क डन स्लोली ब्रिंग द बॉडी डाउन, तो वर्क डन नीचे लेके आएंगे तो F इक्वल टू mg, बॉडी अपने आप नीचे आएगी तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ओके, F इक्वल टू mg। नाउ वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h। क्लियर है? सो आंसर mgh माइनस mgh इक्वल टू 0। टोटल वर्क सॉल्व करिए इसको।